ऑफ हो गई थी स्क्रीन। अच्छा देखो, तो यहाँ देखो, इधर देखो, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? मैंने बोला फील्ड लाइंस क्या करती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे फील्ड के बारे में बताना तो फील्ड लाइंस क्या कर रही है, या फिर फील्ड वाला जो वेक्टर है वो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेस पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देगा। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी। ये चार्ज मूव नहीं कर रहा ना, ये सेटअप मैंने बना दिया और इनको मूव नहीं करा रहा हूं मैं। अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो आप देखो, अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो आपको दिख रहा है फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। देखो जरा ध्यान से देखो, पर मैं इसको मूव नहीं कराना चाह रहा हूँ, मैंने फिक्स कर दिया है सेटअप। तो अगर ये सेटअप मैंने फिक्स करा दिया तो बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने ये सेटअप फिक्स कर दिया तो आप देखोगे कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन बता रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर? ओके। तो फील्ड, एक्चुअल फील्ड वेक्टर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स कर देता है। ठीक है, तो स्पेस में एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन बता सकता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। एक पॉइंट पे कितनी डायरेक्शन हो सकती है, मतलब एक पॉइंट पे हम कोई एक वेक्टर या एक कोऑर्डिनेट लेंगे तो वो एक ही डायरेक्शन बता सकता है। ठीक है, देखो जैसे ये अभी देखो, दो चार्जेस हैं या तीन चार्जेस हैं, पर ये वाला पॉइंट देखो क्या एक ही फील्ड बता रहा है कि नहीं बता रहा है, यस और नो? तो मैंने बोला कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि एक फील्ड लाइंस ऐसे गई और दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे इसको कट करके चलेगी, समझ में आया? तो ये वाला फील्ड लाइंस क्या बोल रही है, तो फील्ड लाइंस क्या करती है, डायरेक्शन बताती है। तो ये वाली फील्ड बोल रही है कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये वाला पॉइंट यहीं पे इसी पॉइंट पे कट हुआ है, तो ये वाली लाइन बता रही है कि इस डायरेक्शन में फील्ड है। क्या एक जगह पे दो डायरेक्शन होगी? देखो हो, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई? वैसे ये देखो, ये बता रहा है कि इधर और ये बता रहा है इधर, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन होगी। अभी हो तो कि यार देखो, जो ध्यान से देखो ना, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं होगी, इधर को और इधर को दो डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? आप जा रहे थे कहीं पे, चौराहे पे थे, ओके, तो पहले आपने पूछा कि भैया मसूरी वाला कट किधर है, ठीक है, तो किसने बोला कि यहाँ से राइट ले लो, और उसी जगह पे किसी ने थोड़ी देर बाद आप रुके रहे, तब तक किसी और ने बता दिया कि यहाँ से आपको क्या लेना है, लेफ्ट रहना है। अब आप कन्फ्यूजन हो, अब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में बताते कि राइट जाना है, ये भी बता रहा था राइट जाना है, तब तो आप सीधे चले जाते, बट पहले वाले ने राइट बोला, अब दूसरे वाले ने लेफ्ट बोल दिया। अब आपका रिजल्ट क्या होगा, आप सोचोगे या राइट जाना है कि लेफ्ट जाना, मुझे नहीं पता। ये बात समझ में? गूगल मैप का भरोसा नहीं करना यार, ये बात समझ में आ गई? हम नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, अभी गूगल मैप नहीं लगाया मैंने अभी इसमें, अभी खोलूंगा। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है, इधर जा रहा है, और ये बता रहा है इधर, और ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने बोला स्पेस में कोई एक पॉइंट किसी एक जगह पे एक ही डायरेक्शन को लोकेट कर सकता है। ठीक है, अगर वो दो डायरेक्शन को लोकेट करेगा तो इनवैलिड हो जाएगा वो पॉइंट। और यहाँ पे क्या दो पॉइंट, दो डायरेक्शन आ रही कि नहीं आ रही? ये वाला लाइन फील्ड लाइंस बता रहा है कि फील्ड इधर को है, ये वाला फील्ड लाइंस बता रहा है कि फील्ड इधर को है। ठीक, अब ये भी भूल जाओ। अब एक और चीज बता रहा हूँ मैं, देखो देखो, क्या इस लाइन को, अगर मैं इस वाली लाइन को ऐसे ऐसे लेके जाता हूँ, ये कहाँ गई हूँ, या इस लाइन को ऐसे ऐसे ड्रॉ करता हूँ ना मैं, ये देखो, ये तो है क्या, जब ध्यान से देखना, इस पॉइंट पे फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, ये कर्व जैसा दिख रहा है आपको फील्ड लाइन, तो फील्ड लाइन से कर्व जैसा बन रहा है। तो इस कर्व पे जो फील्ड डायरेक्शन होगी ना इस पॉइंट पे, तो वो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। किसी भी कर्व पे जब भी हम डायरेक्शन देते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन देने की बात ही नहीं है, इधर को है स्ट्रेट लाइन तो वही डायरेक्शन हो जाएगी। क्लियर? पर मैं बात कर रहा हूँ किसी कर्व पे, किसी कर्व वाले पाथ पे, अगर जैसे आपको याद होगा सर्कल पे अगर डायरेक्शन देनी तो क्या करते हैं हम, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देना तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो वैसे ही इस लाइन पे या इस कर्व पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना, तो ये कर दिया। यहाँ पे देखोगे आप तो टेंजेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे तो टेंजेंट ऐसा हो जाएगा। क्या ये देखो इसके जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो फील्ड लाइंस क्या है एक्चुअल में, किसी फील्ड लाइंस अगर किसी पॉइंट को डिफाइन करना कि किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, तो आप क्या करेंगे, जो फील्ड लाइंस है ना उस फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, या फिर वो कर्व जो है ना उस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिलेगा, वहाँ पे फील्ड्स मिलेगा। फील्ड की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो जो कर्व बन रहे हैं ना, ये देखो जैसे जैसे ही कर्व बना दिया मैंने ये, तो इस कर्व पे यहाँ पे डायरेक्शन बताने तो एक टेंजेंट यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पे बताना तो एक टेंजेंट ड्रॉ यहाँ पे किया, यहाँ पे बताना तो एक टेंजेंट ड्रॉ यहाँ पे किया। क्लियर? मैंने परफेक्ट नहीं खींचा हो, अगर मैं परफेक्ट खींचा तो इन्हीं के ऊपर लेके जाता हूँ, तो इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। समझ में आए? तो फील्ड लाइंस किसके बता रहा है बताओ, वो जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना वो फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक, अब मैं बताऊं, यहाँ पे एक और फील्ड लाइंस आ जाती किसी तरीके से, लो एक और फील्ड लाइंस आ गई, ऐसे ऐसे बना दी मैंने। ठीक है, क्या ये दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही, ये लाइन और ये लाइन,
और इस पॉइंट पे जहाँ पे इन्होंने कट किया, तो ये वाला पहला वाला तो बोल रहा है इधर को और ये दूसरा वाला बोल रहा है इधर को, क्या यहाँ पे दो डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी? और ये दो डायरेक्शन इम्पॉसिबल है। मैंने आपको बताया था फील्ड स्पेस में एक पॉइंट एक ही डायरेक्शन को क्या कर सकता है, एसोसिएट कर सकता है ना। जो भी फील्ड दिख रहा है आप लोगों को हर जगह पे, देखो ये पॉइंट इधर को बता रहा तो यहीं बताएगा, इस पॉइंट पे दूसरी जगह पे ऐसा नहीं आ सकता कि ये ऐसे आ गया, एक और फील्ड वेक्टर नहीं आ सकता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज ले आता हूँ, देखो देखो अगर मैं एक चार्ज ले आता हूँ तो फील्ड कुछ चेंज हो गया, पर दूसरे चार्ज लाने की वजह से चेंज हो गया। देखो एक चार्ज की वजह से ये फील्ड है और दो चार्ज की वजह से फील्ड चेंज हो गया, ये बात समझ में आ गई। पर पहले अगर इसको देखो, ये वाले को चेक करो तो ये वाला ऐसे काम कर रहा है ना, तो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इन दोनों चार्ज के सिस्टम की वजह से यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है ना। पर अगर मैं इसको हटा करके नीचे ले आता हूँ तो यहाँ वेरी कर जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का फील्ड है, इससे पहले किस किस का फील्ड था? दोनों का फील्ड था, प्लस माइनस का फील्ड था, तो ये फील्ड मॉडिफाई होगा ना। अब देखो इसका मॉडिफिकेशन चेंज चेक करो जरा, क्या और मॉडिफाई हुआ थोड़ा? देखो अगर मैं चार्ज के नंबर्स बढ़ा देता हूँ तो चार्ज के नंबर्स बढ़ाने पे और मॉडिफाई हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो ये देखो और मॉडिफाई हो जाएगा जितना चार्ज के नंबर बढ़ाता रहूँगा ना। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो फील्ड के नंबर्स भी बढ़ जाएंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल ये लिया मैंने, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से मैं दो लाइनें दिखा रहा हूँ बेटा, ठीक है ओके। ये कुछ एक सिंगल प्लस की वजह से चार लाइनें दिखा रहा हूँ ओके। तो मैं अगर यहाँ पे दो सिंगल प्लस लूँगा, मतलब दो डबल मतलब दो प्लस ले लूँगा, तो ये फील्ड लाइंस कितनी हो जाएंगी बताओ तो? कितनी दिखानी होगी मुझे अब? 8 दिखानी होगी बस। ये क्लियर? मतलब चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन है फील्ड के पास, ठीक है। या फिर फील्ड क्या बता रहा है हमें? चार्ज के मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है। फील्ड लाइंस के नंबर्स क्या बता रहे बेटा? फील्ड लाइंस के नंबर्स ज़्यादा हुए तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा चार्ज का? ज़्यादा। और फील्ड लाइंस के नंबर्स कम है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? कम है। ये बात समझ में? तो देखो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे क्या दिखाए? एक पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज। अगर एक और दिखाऊंगा तो समझ में आ रहा है आपको? कितनी लाइनें और हो जाएंगी बताओ तो? 4 लाइनें और दिखा देना। टोटल लाइन कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी, ठीक है। इस पे फील्ड लाइंस पे क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, बहुत जगह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस और एडवांस और पता नहीं कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा होगा, और बोर्ड्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने प्रिपेयर करना है ढंग से। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उस सैम्पल पेपर में देखना, आप लोग बोर्ड्स के सैम्पल पेपर में देखना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक। तो आप लोग कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं। फील्ड लाइंस के बारे में कुछ समझ में आया तो फील्ड लाइंस की डेफिनेशन लिखना आप लोग। इसमें लिखना है, डेफिनेशन में लिखना। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर दो हेडिंग, फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व। इमेजिनरी लाइन और कर्व, या तो लाइन हो सकता है या कर्व हो सकता है, ठीक है ओके। अभी आपने देखा था ना, जब सिंगल चार्ज था तो लाइन बन रहा था सीधा सीधा, बट जब वो प्लस और माइनस में तब कर्व हो जा रहा था ना। तो वही लिखा आपने, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉन थ्रू अ रीजन ऑफ drawn through a region of space, so that its tangent at any point is in the direction of electric field vector at that point, ठीक है। आगे लिखना, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन at some place, the relative closeness of the line at some place gives an idea, the relative closeness of the lines at some place gives an idea about intensity, of electric field
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो दोबारा बताऊं मैं क्या बोल रहे हैं। तो पहले इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजनरी लाइन, अभी देखा था आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजनरी लाइन थी, ठीक है ओके। वो उन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स भी दिखाए थे मैंने आपको, छोटे छोटे टुकड़े ना, वो इलेक्ट्रिक वेक्टर्स है, उन इलेक्ट्रिक वेक्टर्स को ऐड करने पे मिलेगी वो लाइंस। ये बात समझ में आई। दूसरी बात इसने क्या बोला, क्या लिखा अगली लाइन, रीजन ऑफ स्पेस और डायरेक्शन कैसे दी जाएगी। अगर लाइन है तो लाइन पे तो टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, लाइन अपना भी टेंजेंट है। बट अगर कर्व में है तो कर्व पे क्या करना है, डायरेक्शन बताने तो टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट ड्रॉ करना आता कि नहीं आता आप लोगों को, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना बस ये देखो जैसे इसका सेंटर कहीं है तो सेंटर के साथ कितना डिग्री, ये रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री। बस इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करते थे हम। तो टेंजेंट बनाएगा, टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए नहीं बोलेगा वो आपको टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाओ, बस आपने बताना है कि टेंजेंशियली होगा। इसके बाद आगे बोला रिलेटिव क्लोजनेस वाला वर्ड आया एक। तो रिलेटिव क्लोजनेस मतलब जहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा पास होगी ना फील्ड लाइंस, वहाँ पे फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और जहाँ पे क्लोजनेस कम होगी वहाँ फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा ना। तो रिलेटिव क्लोजनेस इंटेंसिटी के बारे में, इंटेंसिटी मतलब मैग्नीट्यूड, कितना पावरफुल है ना, समझ में आ रहा, कितना पावरफुल फील्ड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ये बात सबको समझ में आई। तो फील्ड को आप ऐसे भी समझ सकते हैं यार, सोचो कि मेरे एक हाथ में एक बल्ब है, यहाँ पे अंधेरा है, अगर पूरा पूरा अंधेरा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है लाइट का सोर्स, तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा तो फील्ड जीरो है, मतलब लाइट है ही नहीं पिक्चर में। बट अगर मैं एक बल्ब यहाँ पे जलाता हूँ तो बताओ ये बल्ब से सब जगह उजाला होगा कि नहीं होगा, पर सबसे ज़्यादा उजाला कहाँ पे होगा, बल्ब के पास में, यहाँ पे। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो फिर उजाला क्या होता रहेगा बताओ, तो कम होता रहेगा। अब ये बताओ ये उजाला चारों डायरेक्शन में फैलेगा कि नहीं फैलेगा। अच्छा ऐसा मत मानना कि पीछे होल्डर लगा हुआ है और होल्डर के पीछे ढक जाएगा, ऐसी सिचुएशन नहीं है। हम लोग सन टाइप का कोई सोर्स मान रहे हैं ना, तो उससे तो हर डायरेक्शन में उजाला फैलेगा कि नहीं फैलेगा। तो वो स्फेरिकल सिमेट्री में आ जाएगा, कोई भी फील्ड जाएगा। तो अभी यहाँ पे दिखा रहे थे फील्ड, तो फील्ड कैसे आ रहा था, स्फेरिकल सिमेट्री में आ रहा था। स्फेरिकल सिमेट्री में क्या मतलब है कि यहाँ से अगर आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, यहाँ से आर डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस मैंने मार्क कर दी, तो ये देखो ये एक स्फीयर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही, ये एक स्फीयर बन जाएगा। और उस पर्टिकुलर स्फीयर में, इसको मत समझो आप लोग ना यार, स्फीयर ये है, ये क्लियर। इसके सेंटर पे अगर एक बल्ब रखा हुआ है, इसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, समझ में आ रहा है, इसके सेंटर पे लाइट का एक वो रख दो, सोर्स रख दो आप, तो उस सेंटर से यहाँ पे जितनी और इंटेंसिटी होगी उतनी इंटेंसिटी यहाँ पे भी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे भी, 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 हर जगह सेम इंटेंसिटी होगी। तो इसे बोलते हैं हम स्फेरिकल सिमेट्री, क्लियर। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री को फॉलो करता है। तो इसी स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से मैंने बताया था आपको, जहाँ पे भी स्फेरिकल सिमेट्री वाले फोर्सेज या फील्ड आएंगे ना, तो उनमें हमेशा 1/4πr², स्फीयर का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा। तो आया था कि नहीं आया था इलेक्ट्रिक फोर्स, इसमें कूलॉम्स लॉ में आया था। के की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ε0 को अलग करो तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, 1/4πr² Q1 Q2 अपॉन ε0, दिख गया आप लोग 1/4πr²। तो जहाँ पे भी ये स्फेरिकल सिमेट्री होगी ना, जिस भी टॉपिक में, वहाँ पे 1/4πr² वाला टर्म्स लगेगा। अब आप समझ में आए कोई r² इनवर्स स्क्वायर लॉ कहाँ से आया ये ना। तो देखो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वो फील्ड की वैल्यू या लाइट की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, इंटेंसिटी कम होती रहेगी, वही फील्ड है बस। तो ये फील्ड है, फील्ड सबको समझ में आया। तो फील्ड के बारे में जो भी पॉइंट हमने डिस्कस किए वो ये थे। अब इसमें एक और लाइन लिख दो बेटा, पहला पॉइंट लिखना, 2-3-4 पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट लिखना, द टेंजेंट टू अ लाइन, द टेंजेंट टू अ लाइन, टू अ लाइन, द टेंजेंट टू अ लाइन, ऑब्लिक कर्व भी लिखना। एट एनी पॉइंट gives the direction of E, gives the direction of electric field E, कैपिटल E, at that point। टेंजेंट हमेशा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा किसी पॉइंट पे, ठीक है। और ये चीज़ समझो, तो वो जो टेंजेंट है ना वो डायरेक्शन दे रहा, तो डायरेक्शन आपको पता है यार कि इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, यही तो मतलब है फील्ड लाइंस का।
कि वहाँ पे जहाँ पे फील्ड लाइंस पूछी जा रही है, फील्ड की डायरेक्शन पूछी जा रही है, वहाँ पे आपको क्या करना, एक टेस्ट चार्ज रखना है, और वो टेस्ट चार्ज वहाँ जहाँ को मूव करेगा वो फील्ड की डायरेक्शन होगी। और दूसरी बात लिखना आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन ऑन पॉजिटिव चार्ज और एंटरिंग और नेगेटिव चार्ज, और ये एंटर करेंगे कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगे। ठीक है, अब आगे और लिखना, एंड डू नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप्स इन मिड स्पेस, मिड स्पेस में अपना आप ही स्टार्ट और स्टॉप नहीं हो जाएगी, ऐसे ना, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा था, यहाँ पे देखो कि फील्ड यहाँ से ऐसे ऐसे बन रहे थे, और यहाँ हुआ उसको लगा, मन नहीं किया फील्ड को बाहर आने का, और यहाँ से बाहर आ रहा ना, ऐसा नहीं कि बीच में गायब हो गया ना, फील्ड की इच्छा हुई कि यार आज छुट्टी लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आया नहीं और वहाँ से आगे दिख रहा है, ऐसा नहीं हो जाएगा फिर। तो ये लिखा आप लोगों ने, दोबारा बोलता हूँ पॉइंट, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिंस ऑन अ पॉजिटिव चार्ज ऑन एंटरिंग और नेगेटिव चार्ज, एंड क्या लिखा था आगे, एंड डू नॉट स्टार्ट एंड स्टॉप इन मिड स्पेस, मतलब ऐसा नहीं कि आधे में जाकर के ये हो गया। और ये इसका क्या मतलब है कि ये हमेशा कंटिन्यूस होंगे, ये बात समझ में आ गई। अगर किसी ने रोक दिया, यहाँ पे फील्ड रोक दिया, तो वो यहाँ से आगे जा ही नहीं सकता, फिर आगे दोबारा नहीं आएगा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ऐसा नहीं कि ये फील्ड जा रहा था और यहाँ पे आपने रोक दिया किसी तरीके से फील्ड और यहाँ से आगे दोबारा आ गया, ऐसा नहीं यार, ये कंटिन्यूस कर्व बनेगा, कंटिन्यूस जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट लिखना, द नंबर ऑफ लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, द नंबर ऑफ लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, लाइन्स ज़्यादा मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा फील्ड का, द नंबर ऑफ लाइन्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, लिखा ये। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट वाला, ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में, अब तो 1 मार्क्स वाले खत्म हो गए तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो उसमें आंसर ये लिखना आपने, तो लिखना, टू फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, two field lines can never cross each other, if they do अगर वो ऐसा करते हैं, the field at that point of intersection will not have a unique direction, विल नॉट हैव अ यूनिक डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन नहीं होगी, मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है उसकी होगी, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। और आपको पता है कि फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रहा है, डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी टेस्ट चार्ज पे, अब वहाँ पे फील्ड डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, वो कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर जगह, सारे बोर्ड्स में पूछा जाता है कि फील्ड लाइन दो क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ये। हाँ, जब भी हम यूनिफॉर्म फील्ड दिखाएंगे तो यूनिफॉर्म फील्ड को हम स्पेस पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, देखो यूनिफॉर्म फील्ड को हमेशा इक्वली स्पेस्ड, जिनके बीच में गैप इक्वल होगा, और पैरेलल लाइन से दिखाएंगे। आप ये भी बना सकते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड ऐसा दिखा सकते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड जब भी होगा बात तो ये वाला फील्ड दिखाएंगे। और अगला पॉइंट लिख देना एक, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक ये। और एक और चीज लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बेटा ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी लिख दो, खत्म। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स,
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड्स और स्टार्ट्स नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नॉर्मली निकलेंगे हमेशा हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड्स और स्टार्ट फ्रॉम अ कंडक्टर, जब भी कंडक्टर से बाहर निकल रही होंगी या अंदर आ रही होंगी ना, ये हमेशा नॉर्मली आएंगी बेटा, किसी भी कंडक्टर पे 90 डिग्री बनाते हुए अंदर बाहर जाएंगी, ठीक है। ये सारे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं। अच्छा दोबारा बोलूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट वाला, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड्स और स्टार्ट्स, एंड्स या फिर स्टार्ट होंगी नॉर्मली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पे आएंगी ये। इन सब के पीछे लॉजिक बताऊंगा, सारे पॉइंट्स के पीछे, ठीक है। इन सबको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर जब इनका टर्म आएगा, अभी आगे हैं ये टॉपिक, ठीक। तो इतना लिखा आप लोगों ने, और ये इसको याद करके आएंगे। क्वेश्चंस मिला कोई आज होमवर्क का? नहीं है तो मैं बुक से फ़ोटो भेजूँगा फिर आज, वो करके आएंगे, बाकी आप लोग जा सकते हो। यस बेटा, अब रुक के जाना है, कुछ नहीं। बस एक मिनट मिला। यस बेटा।